आरेज वो प्रेग्नेंट है। होश के नाखून लो। गुस्से से मदीहा ने उसको शानों से झंझोड़ा था। तो मैं क्या करूं? पहली औरत है वो जो माँ बनेगी। इससे कहें कि दफा करे अपनी शक्ल यहाँ से। वो गुस्से से दहाड़ा था। वजूद में उसकी सूरत देखते ही चिंगारियां दौड़ जाती थी। और तमाशा लगवाओ अपना। वो सिर्फ निकाह में थी तुम्हारे, और तुमने जो उसके साथ किया है, अगर अगर घर में किसी को पता भी लग गया ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे। उसके मुंह पर हाथ रखकर उसकी आवाज दबाती वो घबराई हुई सी लग रही थी, जबकि कमरे में एक वजूद की सिसकियां अभी तक गूंज रही थी। तो मैंने कहा था मेरे अरमानों पर इसको बिठा दो। मैंने कहा था मेरा निकाह इससे करवा दो। मैं ना अब इसके साथ इससे भी ज्यादा बुरा करूंगा, वो चिल्लाया, जबकि मदीहा ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा। आरिज ने सुर्ख नजरों से माँ को देखा था। तुम्हारे बाप का फैसला था ये, उसके मगर हो जाओ जाकर। क्यों इसकी जान के दुश्मन बन गए हो? मदीहा गुस्से से बोली थी। आप जाएं, आरिज ने जब्त से कहा, जबकि पिंक शलवार कमीज में दीवार से चिपकी आयत को उसने फुंकारते हुए देखा था। उन्होंने अफसुर्दगी से पहले आयत को और फिर आरिज को देखा। आरिज क्या था ये तो सभी लोग जानते थे। आयत की गलती बस इतनी थी कि वो उससे मोहब्बत करती थी, और उस मोहब्बत ने उसे आज कहीं का नहीं छोड़ा था। वो कैसे उस जायज़ बच्चे को छुपाती जिसे उसके बाप ने ही गुनाह बना डाला था। चलो आयत। मदीहा ने आयत का हाथ थामा जो पत्ते की तरह कांप रही थी। आरिज ने निगाह फेर ली। वो कुछ लम्हे और देखता तो शायद उसका कत्ल कर देता। वो भड़क कर उठता वॉशरूम में चला गया। क्यों आती हो उसके कमरे में? तुम जानती भी हो ये सब क्या है, और इसका अंजाम क्या होगा? मदीहा की आंखों में उसको देखकर आंसू तैर गए थे। ताई अम्मी मुझे बचा लें, वो फूट फूट कर रो दी। उनके सीने में मुंह छुपाकर वो बुरी तरह रोई थी। मदीहा ने इर्द गिर्द देखा। इस वक्त सब सो रहे थे। कोई जाग जाता और उन दोनों को देख लेता तो क्या बनती। उन्हें सबसे ज्यादा अपने शोहर का डर था। वो आयत को लेकर उसके रूम में दाखिल हुई, जो कि सीढ़ियां उतरकर दूसरी तरफ था। आयत की अम्मी का इंतकाल हो जाने के बाइस वो मदीहा से बहुत करीब थी, जबकि आफताब आयत के वालिद, उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और अपने बीवी बच्चों में मगन हो गए थे। आयत का सभी ख्याल रखते थे, खासकर मुर्तज़ा आरिस के वालिद, कबीर, सालार और यहाँ तक कि जैन भी उसका बहुत ख्याल रखता था। सिवाय आरिस के सभी घर में उसके लिए हसास थे। मदीहा ने उसके आंसू साफ किए। उसके कमरे में मत जाया करो, उन्होंने प्यार से कहा। सुर्ख सफ़ेद रंगत, उस पर हया के रंगों से लबरेज वो लड़की किसी की भी पसंद बन सकती थी, मगर आरिस को उससे बेहद नफरत थी, और कहीं भी वो अपनी गलती उसके साथ गलत करके भी नहीं मानता था। उसे अमेरिका जाना था, पाकिस्तान से वो हमेशा के लिए चले जाना चाहता था। वजह जैनी थी उसकी गर्लफ्रेंड, जिसने उसका इतना दिमाग खराब कर दिया था कि आरिस सब कुछ छोड़ देना चाहता था। यहाँ तक कि कई बार कबीर ने उसे पीटा भी था। वजह चोरी थी। कारोबार में बड़ी रकम निकलवा कर जेनी को सेंड करते हुए वो पकड़ा गया था, और कबीर जो हद से ज्यादा गुस्से का तेज था, उसने बिना किसी लिहाज के उसको पीट दिया था। ये तो सालार उस दिन ही घर आया था तो आरिस की बचत हुई, वरना शायद कोई उसको कबीर से बचा नहीं पाता। और फिर सबकी इत्तफाकी राय से आरिस का निकाह आयत से करा दिया गया, जिस पर आरिस ने बहुत वावेला किया, मगर बड़े भैया यानी कबीर की वजह से उसे इस रिश्ते में बंधना पड़ा, और उससे सारी लग्जरीज भी ले ली गई थी। आरिस ही वाहिद शख्स था जागीरहा उसका, जिसके पास ना गाड़ी थी और ना ही कोई बाइक। उसे जब ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती तो कबीर के पास जाना पड़ता, जो कि उसकी जान जो कि उसकी जान ही खींच लेता था अपनी आंखों से। सभी कबीर से डरते थे। उन्होंने खुद बुलाया था। आयत ने आंसू साफ किए। मदीहा ने गहरा सांस भरा। और तुम पागल हो, चल पड़ती हो उसके बुलावे पर। वो ज़रा खफा हुई थी, वरना वो यहाँ आ जाते। उसने जैसे उसे आरिस की तरफ से दी जाने वाली धमकी से आगाह किया था। मदीहा खामोश हो गई। वो लड़का इतना जिद्दी था कि नाक में दम किए दे रहा था। वैसे तो उसके चारों बेटे जिद में एक दूसरे से बढ़कर थे, बिल्कुल अपने बाप पर गए थे। तुम रेस्ट करो, अब रोना मत। मदीहा ने उसको लेटने का इशारा किया, जबकि आयत ने सर नफी में हिलाया। ताई अम्मी मेरे बारे में सब क्या सोचेंगे? वो सिसकी थी। मदीहा ने उसको आगे बढ़कर गले लगा लिया। कोई कुछ नहीं सोचेगा, इस बात को खुद ही छुपा लो। मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं भी मुझसे जहाँ तक हो सकेगा मैं भी इस सब को ठीक करने की कोशिश करूँगी, और उसका एक ही हल है कि तुम्हारी रुखसती कर दी जाए। वो मध्यम आवाज़ में बोली। नहीं ताई अम्मी प्लीज़ ऐसा मत करें। वो उनके हाथ थामे रोने लगी, जबकि मदीहा को शदीद अफसोस हुआ था आज अपनी तरबियत पर।
आयत अब रोना नहीं मेरा बच्चा, इस तरह बच्चे पे असर पड़ता है। वो बोली तो आयत सिसकने लगी। कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, उन्होंने प्यार से कहा और उसके पास से उठी। मैं अमल के हाथ कुछ खाने को भिजवाती हूँ, वो बोली और उसकी पेशानी चूम कर वहाँ से चली गई। जबकि उनके निकलते ही आयत ने जल्दी से रूम लॉक किया। पेट पर हाथ रखकर वो ज़मीन पर बैठती चली गई। वो रात जो उससे उसकी इज्जत छीन ले गई थी, उसकी आंखों के आगे घूमने लगी। एक मोहब्बत की इतनी बड़ी सज़ा। सिस्कियों ने उस कमरे में उसकी बेबसी को और वजाहत दी थी। प्रीशे कॉलेज यूनिफॉर्म में रेडी बैग अभी उठा रही थी कि सेल फोन रिंग हुआ। उसकी दोस्त का मैसेज था। वो सेल फोन देखकर मुस्कुराई और वहीं सेल फेंक कर बाहर आ गई। अस्सलामुअलैकुम बड़े भैया। कबीर को भी रूम से निकलते देखकर उसने सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम, कबीर ने जवाब दिया। चेहरा संजीदा था और उसके आगे से गुजर गया वो। प्रीशे उसके पीछे पीछे ही थी। जिमल भी जल्दी से बाहर निकली। प्रीशे तुम कॉलेज जा रही हो? अमल ने पूछा तो उसने सर हिलाया था इस बात में। तुम्हें तो बुखार था, अमल ने नाश्ते की टेबल पर बैठते हुए कहा। अब तबीयत ठीक है, बस इसीलिए, परीशे ने कहा तो वो मुस्कुराकर नाश्ता करने लगी। जैन नहीं उठा? अस्सलामुअलैकुम चाचू, सब ने कोस में वजाहत को देखा, जो जैन के बारे में बैठने से पहले पूछ रहे थे। जैन इतनी जल्दी कहाँ उठेगा? अमल ने मुंह बनाया। आज बड़े भैया उसकी मीटिंग है, पेरेंट्स टीचर। सालार भैया तो है नहीं, आरिस भैया जाते नहीं तो बड़े पापा जाएंगे क्या? अमल ने जानबूझकर ये जिक्र छेड़ा था। परीशे ने अपनी हंसी दबाई। मुझे पता है और मेरा ही जाने का इरादा है, कबीर ने मसरूफ से अंदाज में कहा तो दोनों ने शरारती नज़रों से एक दूसरे को देखा। आयत को भी बुला लाओ, कबीर ने उन दोनों की खीखी की तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा। मैं बुला लाती हूँ, परीशे हाथ झाड़ती उठ गई। मुर्तज़ा भाई की तबीयत ठीक है भाभी? मदीहा ने वजाहत से पूछा। ठीक है उनकी तबीयत, रात देर तक काम करते रहते हैं कबीर और उसके बाबा, बस इसीलिए शायद उन्हें देर हो गई। उन्होंने कबीर के आगे नाश्ता रखा, जिससे न्यूज़पेपर बंद किया था उसने, और वजाहत ने सर हिलाया। सूफिया उसके आगे नाश्ता रख रही थी, वो भी नाश्ते की जानिब मुतवज्जो हुए। वजाहत के बच्चे नहीं थे और उन्हें जहन से बेहद लगाव था सब बच्चों में। सिकंदर और शहाब के साथ मुर्तज़ा साहब भी नाश्ते की टेबल पर आ गए, जबकि सिकंदर की बेगम अफशीन, जो रोज़ उन्हीं के साथ आती थी, और उनकी एक बेटी और एक बेटा रिमशा घर में सबसे छोटे थे, जबकि अदील ज़हनी मरीज़ था। 25 साल का होने के बावजूद, उसके लाख इलाज होने के बावजूद भी वो ज़हनी तौर पर बीमार था और अक्सर उसको सब ने पागल खाने भेज देने का तज्जिया किया था। मगर अफशीन की ज़िद पर घर में उसे एक अलग हिस्से में रखा जाता और तकरीबन सभी उससे दूर रहते थे, खुद अफशीन भी। मगर बेटे की रोज़ बिगड़ती हालत देखकर उसने उसकी शादी का फ़ैसला किया कि शायद कोई लड़की आकर उसको संभाल ले। और जब उसने सिकंदर से इस बारे में डिस्कस किया तो वो खफा हुए, मगर अफशीन की ज़िद के आगे किसी की ना चल सकी। इस तरह जिमल, जो कि गरीब घराने की लड़की थी मगर इतनी खूबसूरत थी कि सब उसके माँ बाप के इस रिश्ते पर मान जाने पर हैरान थे, उससे अदील की शादी कर दी गई। वो अदील के साथ अदील के कमरे में ही पाई जाती थी, उनके पास भी कोई नहीं जाता था। खास मेड्स थीं जो उन्हें खाना पहुंचा देती थी। जिमल कैसी थी, एक पागल इंसान के साथ किस तरह गुजारा कर रही थी, कोई नहीं जानता था, यहाँ तक कि उसके ख़ानदान से भी पीछे कोई नहीं आता था। और इस अनोखी शादी में सभी शामिल थे सिवाय सालार के। वो अक्सर अपने प्रोफेशन की वजह से घर से बाहर ही रहता था, जबकि शहाब की 2 बेटियां थीं, परीशे और अमल। तंजीला ने किचन में से शहाब को टेबल पर देखा तो जल्दी से उनके आगे खाना लगाए। तबीयत के लिहाज से वो बिल्कुल कबीर जैसे थे। सब नाश्ता कर रहे थे, हल्की फुल्की बातें भी जारी थीं। प्रीशे आयत को भी ले आई थी। वो चुपचाप टेबल पर बैठ गई तो सबने उसकी सुर्ख सूजी हुई आंखों को देखा था, हैरत से। क्या हुआ बेटा, मुर्तज़ा ने सबसे पहले पूछा। यही सवाल सबके मुंह पर था। कुछ नहीं ताया अब्बू, वो जल्दी से मुस्कुरा कर बोली। तो मुर्तज़ा भी मुस्कुरा दिए। आरिज और सालार कहाँ हैं? मुर्तज़ा ने अपनी बीवी की तरफ देखा। सालार तो घर आया नहीं रात में, और आरिज अपने कमरे में है। फ़ोन लगाओ इस लड़के को, जब से ये घटिया शौक इसके पीछे लगा है ना, घर से गायब रहता है। वो ज़रा गुस्से से बोले तो कबीर ने सालार को कॉल मिलाई, जिसका नंबर नहीं उठ रहा था। आरिस के बारे में अलबत्ता उन्होंने कुछ नहीं कहा। सब अपनी अपनी जगह जाने के लिए उठे तो तभी जैन दौड़ता हुआ सीढ़ियों से नीचे उतरा, जल्दी से जूस पिया और वजाहत के पास आया। चाचू मेरी मीटिंग आप अटेंड करेंगे? सालार भैया तो हैं नहीं, वो बोला तो वजाहत मुस्कुरा कर कुछ बोलता कि कबीर ने उसके शाने पर हाथ रखा। मैं चलूँगा, चलो आ जाओ।
वो बोला और उसे खींच कर बाहर ले आया। हाय, बड़ा मज़ा आने वाला है। पर ईशे और अमल अपनी हंसी रोकती खुद भी बाहर भागी, जबकि बाकी सब पीछे मुस्कुरा दिए। बड़े भैया, आप क्यों जहमत कर रहे हैं? जैन की जान भी सिसक उठी थी। क्यों, मेरे साथ क्या मसला है? सालार जा सकता है तो मेरे जाने से क्या हो जाएगा? कबीर प्राडो में बैठा और दोनों लड़कियां भी जल्दी से बैठ गईं। जैन को चक्कर आ रहे थे और चारों नाचार गाड़ी में सवार हुआ। रोने वाली शक्ल हो रही थी उसकी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद उनका कॉलेज आ गया। तीनों लड़कियां कबीर को खुदा हाफिज कहकर चली गईं। अलबत्ता जैन बहाने सोच रहा था कि ऐसा क्या हो कि कबीर अंदर ना जाए। कबीर ने तेवरी डाली, उसको देखा था। आ जाएं भैया। वो मुस्कुराया था फीका सा। सांस तो फूल गई थी। कबीर गाड़ी से उतरा और कॉलेज में दाखिल हुआ। जैन भी सर झुकाए उसके पीछे जा रहा था। अस्सलामुअलैकुम बॉस। अचानक एक लड़का अपनी अनक दरुस्त करता जैन के करीब आया। माथे तक हाथ ले जाता वो बोला। कबीर ने हैरत से उसको और फिर जैन को देखा। जैन का चेहरा अलबत्ता फीका पड़ गया। ओ यार, कैसे हो बॉस? वो हंसता हुआ बोला। वो लड़का उसके बॉस कहने पर हवन्नक हुआ। ये सब क्या है? कबीर ने गुस्से से पूछा। भैया, हम एक दूसरे को दोस्त सारे बॉस कहकर बुलाते हैं। वो मुस्कुराया तो कबीर ने सर झटका और अंदर जाने लगा। जैन उस लड़के को परे धकेल कर कबीर के पीछे भागा था। कबीर स्टाफ रूम में दाखिल हुआ। जैन का दिल तेजी से धड़कने लगा था। भैया, वो एकदम से बोला तो कबीर ने मुड़कर उसकी जानिब देखा था। वो एक्चुअली मेरे टीचर्स इस रूम में नहीं है, आप यहाँ वेट करें, मैं अभी रूम नंबर पता करके आता हूँ। जैन ने उसे वीआईपी रूम में बिठाया और वहाँ से फ़ौरन निकल गया। भागता हुआ कैंटीन आया और अपने दोस्तों के बीच आकर सांस लिया। कैंटीन में सब ने उसे सलाम किया। उसे उस वक्त किसी चीज़ की गर्ज नहीं थी सिवाय इसके कि कबीर को किसी तरह निकाला जाए यहाँ से, वरना जो उसके हालात थे उसके टीचर्स कबीर को सब बताकर उसकी इज्जत कर देते। क्या हुआ? हम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहे थे, उसके एक दोस्त ने पूछा। यारो, मैं तो गया, सीरियसली। जैन ने परेशानी से फ्रीज़र खोला और बिना पे किए उसने कॉक का कैन निकाला और मुंह से लगा लिया। ऐश ग्रे आंखों में बेहद परेशानी थी। हुआ क्या है? उसने काउंटर पर कैन फेंका। बड़े भैया आए हैं मीटिंग अटेंड करने, जैन ने बेचारगी से कहा। व्हाट? सब हैरान हुए। मगर तुम्हारी मीटिंग तो तुम्हारे सालार भैया लेने आते हैं, और मैं तो एक ऑटोग्राफ लेना चाहती थी। ही इज सो हैंडसम, उनमें से एक लड़की बोली, जबकि मुंह भी बिसोरा था सालार के ना आने पर उसने। यार, वो शहर से बाहर हैं। जैन ने बालों में हाथ फेरा था। ये तो वाकई परेशानी की बात है। दूसरी तरफ से आवाज़ आई। जैन ने पसीना साफ किया और जेब में से रुमाल निकालकर माथे पर बांध लिया। इस स्टाइल में वो बहुत अलग और बेहद चार्मिंग लगता था। अब क्या किया जाए? वो हथेली पर मुक्का मारता बोला। ऐसा करो कि उन्हें किसी तरह वापस भेज दो, एक दोस्त ने मशवरा दिया। बहुत खूब, जाओ ज़रा निकाल कर आओ उन्हें कॉलेज से बाहर। जैन भड़क कर उस फालतू मशवरे पर रुख मोड़ गया। उधर रुख मोड़ते ही सामने से आती लड़की को उसने अदाए नाज से देखा था। पल में उसकी आंखों की परेशानी गायब हुई। वो मुंह में बुड़बुड़ाया, मगर अगला ख्याल कबीर का आते ही उसने शम्स पर बाद में निगाह डालने का सोचकर कबीर वाला मसला हल करने की ठानी थी। उसने घड़ी पर निगाह दौड़ाई तो 10 मिनट हो गए थे जैन को गए हुए। अब उसको गुस्सा आना शुरू हो गया था। वो उठता कि उससे पहले उसे एक आवाज़ सुनाई दी। सर, बट मेरा मेरिट अच्छा है, राहत साहब ने कहा था। अच्छे मेरिट पर एडमिशन मिल जाएगा। झुंझलाते हुए इस खूबसूरत आवाज़ पर वो चौकन्ना हुआ था। आवाज़ खिड़की में से आ रही थी। उसे सिर्फ सुनाई दे रही थी, मगर चेहरा नहीं दिख रहा था। अपने सेल फोन को निकाल कर उसने यूज़ करना शुरू कर दिया। बट उन्होंने पैसों का कहा था, मैं ले आई हूँ। अब आप मुझे उससे भी ज़्यादा मांग रहे हैं, जबकि मेरी फ्रेंड का भी एडमिशन हुआ है, उसकी इतनी फीस तो नहीं थी। अब आवाज़ गुस्से में बदली। इडियट। अब जैसे भड़कती आवाज़ सुनाई दी। ना चाहते हुए भी वो जगह से उठा और खिड़की का पर्दा हटाया। सामने एक क्लर्क रूम था, जहाँ एक सख्त ऑफिसर बैठा था और एक लड़की जो गाउन में थी झुककर पेपर्स उठा रही थी। वो चंद लम्हे देखता रहा और फिर वहाँ से हटता कि वो लड़की सीधी हुई। देख लूंगी मैं इस बुढ़े को, उसने रुख फेर कर गुस्से से कहा। ब्लैक गाउन में, सर को दुपट्टे से ढांपे, जो बमुश्किल ही ढांप रहा था। वो तीखी नजरों से क्लर्क को देखकर बोली, जबकि कबीर अपनी जगह साकित हो गया था। ये पहली बार था जो उसकी निगाह किसी पर ठहरी थी, वरना 30 साल जिंदगी में कई लोग और लड़कियां जो बेहद हुस्न रखते थे उसके ऑफिस में भी थी।
جبکہ اس کے ساتھ بھی کام کرتی تھی، مگر کبھی کسی پر نگاہ نہیں ٹھہری۔ لڑکی نے وہ فائل سینے سے لگائی اور وہاں سے جانے لگی۔ کبیر ہوش کی دنیا میں آیا اور دروازے سے باہر نکلا۔ وہ اب کوریڈور میں نہیں تھی۔ اس نے کوریڈور سے باہر نکل کر دیکھا تو وہ لڑکی وہاں بھی نہیں تھی۔ بلیک گوگلز کو اتار کر وہ دوبارہ کلرک کے پاس آیا۔ اس لڑکی کا کیا نام تھا؟ اس نے پوچھا۔ لہجہ بےتاب تھا۔ کس کا؟ کلرک نے اپنی اینک سے اس کو پیچھے سے دیکھا۔ کبیر کے ماتھے پر کئی بل ڈلے۔ وہ جو ابھی یہاں کھڑی تھی۔ اس نے ضبط سے دوبارہ سوال کیا۔ نین۔ کلرک نے اس کی پرسنالٹی دیکھتے ہوئے ذرا اس کے روب میں آ کر جواب دیا۔ نین؟ کبیر نے دوبارہ نام دہرایا اور مسکرایا۔ کہاں رہتی ہے؟ کہاں رہتی ہے؟ وہ پھر سے پوچھنے لگا۔ مجھے نہیں پتا۔ کلرک نے ہری جھنڈی دکھائی۔ کہاں رہتی ہے؟ اس نے پاکٹ سے والیٹ نکال کر اس کی ٹیبل پر 5,000 کا نوٹ رکھا تو کلرک مسکرایا۔ صاحب یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر یہ اس کے ڈاکیومنٹس کی کاپی ہے بس، وہ بولا۔ کبیر نے جلدی سے وہ ڈاکیومنٹس اٹھا کر کھولے۔ نین عباس، اس نے نام پڑھا اور مسکرا دیا۔ ڈاکیومنٹس کی کاپی کو سختی سے تھام کر دوبارہ گوگلز لگا کر وہ زین کی تلاش میں نکلا اور سامنے سے زین آتا دکھ گیا۔ کبیر نے اس کو گھورا۔ چلیں بھیا، اس نے کہا۔ اب مسکراہٹ ذرا الگ تھی۔ کبیر اس کے بتائے گئے روم کی طرف چل پڑا، جبکہ زین نے اس کے پیچھے سے سکھ کا سانس لیا۔ ہاں، اس کی ساری پاکٹ منی تو ختم ہو گئی تھی، مگر جان بخشی ہو گئی تھی۔ اس نے گہرا سانس کھینچا تھا۔